इस पार्ट की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई हजार साल पहले एक डायमेंशनल स्टॉर्म धरती से टकराया था, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ी मात्रा में डायमेंशनल बीइंग्स इस धरती पर दिखाई देने लगे, जैसे कि गॉड्स, फेरीज, मॉन्स्टर्स, घोस्ट, एंजल, डीमंस, एल्फ और ऐसे ही कई सारे लेजेंडरी डायमेंशनल बीइंग्स इस धरती पर शो होना चालू हो चुके थे। इन डायमेंशनल बीइंग्स को 4 कैटेगरी क्लासेस में बांटा गया है, जो कि मॉर्टल, लेजेंडरी, एपिक और मिथिकल है। इन डायमेंशनल बीइंग्स की डिस्ट्रक्टिव पावर की कैपेबिलिटी हम इंसानों की सोच के परे है, इसलिए हम इंसानों को मॉर्टल क्लास के बॉटम में डाल दिया गया था। पर हम इंसान हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को एवॉल्व कर और हमारी पैरामोडियल एनर्जी को कल्टीवेट कर हायर लाइफ फॉर्म्स में बदल सकते हैं। पर यहाँ पर हमारी पैरामोडियल एनर्जी को कल्टीवेट करने के अलावा एक और रास्ता है, जिसकी वजह से हम इंसानों की एवोल्यूशन स्पीड बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ सकती है, और वो तरीका है इन डायमेंशनल बीस्ट के शिकार करना और उनके अंदर से उनकी चीजों को चुराना, जिनके अंदर कई सारे डायमेंशनल क्रिस्टल्स हो सकते हैं, जिनको अपने ऊपर पर्सनल इस्तेमाल करने की वजह से हमारी एवोल्यूशन स्पीड बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। पर यहाँ पर किसी भी डायमेंशनल बीस्ट को ढूंढना और उसका शिकार करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम है। अगर एक इंसान गलती से इसके अंदर चला गया तो वो कभी भी इस चीज से बाहर नहीं निकल पाता। जिसके बाद हमें एक स्कूल की क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर क्यूबाई हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट जाओ वैन को बुला रहे होते हैं। पर जाओ वैन तो वहाँ पर बुक को लगाकर बड़े ही आराम से सो रहा होता है और सारी की सारी क्लास उसको इस तरीके से सोता हुआ देख रही होती है। टीचर क्यूबाई जाओ वैन को इस तरीके से देखकर हताश होते हुए अपने मन में सोचते हैं, हमारे पुराने प्रिंसिपल जाओ वैन की बहुत ज्यादा वैल्यू किया करते थे, क्योंकि ये पहले बहुत बड़ा जीनियस हुआ करता था और बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। जहाँ हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल टीचर क्यूबाई के साथ गार्डन में घूम रहे होते हैं और वो क्यूबाई को बताते हैं कि इस दुनिया में केवल 2 प्रकार के जीनियस हुआ करते हैं। पहली टाइप वो है जिसके अंदर जाओ वैन आता है और दूसरी टाइप वो है जिसमें बाकी लोग आते हैं। जिसके बाद हमें स्कूल की छुट्टी की बेल सुनाई देती है, जिसको सुनते ही जाओ वैन की नींद खुल जाती है और वो क्लास से भागते हुए कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और टीचर क्यूबाई इसको देखते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि प्रिंसिपल ने इसे कुछ जरूरत से ज्यादा ही समझ लिया था। जाओ वैन तेजी से कॉरिडोर में भागते हुए सीधे बाहर आ जाता है और भागकर सीधे टेनिस ग्राउंड में आकर बैठ जाता है, जहाँ पर जाओ वैन अपने पास से मोबाइल निकाल कर हम लोगों को बताता है, जब से मुझे ये मिस्टीरियस फोन मिला है उसके बाद से मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। असल में इस फोन के अंदर एक गेम है जिसकी वजह से ही मैंने कल्टीवेशन क्लासेस पर ध्यान देना पूरी तरह से बंद कर दिया है। जिसके बाद जाओ वैन उस मोबाइल के ऊपर अपनी ब्लड ड्रॉप डालकर उसको चालू करता है, जिसके अंदर एक गेम होता है, और उसको चालू करने के लिए जाओ वैन आसपास देखता है और उसके ऊपर एक और ड्रॉप डालता है, जिससे वो गेम के अंदर अपने कैरेक्टर को क्रिएट कर सके। फिर गेम स्टार्ट होता है और हमें बताते हैं गेम के अंदर उसका अवतार जो भी कल्टीवेशन यहाँ पर अचीव करेगा उसके वजह से जाओ वैन की कल्टीवेशन भी अपग्रेड होगी। और हमें दिखाते हैं कि जाओ वैन की ड्रॉप की वजह से जाओ वैन का अवतार पूरी तरह सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। जिसके बाद जाओ वैन अपने गेम को खेलते हुए अपने अवतार को डंजन के अंदर भेजता है और साथ ही वो अपने मन में सोचता है, अगर इस गेम के अंदर मेरा अवतार कोई भी एबिलिटी को अपग्रेड करेगा तो उसके साथ रियल लाइफ में मेरी एबिलिटीज भी अपग्रेड हो जाएंगी। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा और कन्वीनियंट है। इसकी वजह से मुझे मेरी लाइफ को रिस्क में डालकर कहीं पर भी जाना नहीं पड़ेगा और मैं आराम से टेंशन फ्री होकर यहाँ पर गेम खेलकर अपनी कल्टीवेशन को अपग्रेड भी कर सकता हूँ। फिर गेम के अंदर जाओ वैन का अवतार एक चींटी से मिलता है, जो कि मॉर्टल क्लास की एक बहुत बड़ी एंट थी, जिसको देखते ही जाओ वैन उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देता है और रेगुलर कई सारे अटैक करने के बाद जाओ वैन का अवतार उस चींटी को मार देता है। जिसके बाद सीन हमारे टीचर क्यूबाई के ऊपर आ जाता है, जो स्कूल से निकलते हुए अपने मन में सोचते हैं, ये भले ही हम लोगों के लिए काम सी बात थी, पर अपनी आंखों के सामने एक ऐसे रेयर जीनियस को देखना जिसने केवल अपनी 16 साल की उम्र में ही अपने पैरामोडियल एनर्जी को कल्टीवेट करना चालू कर दिया था। पर जैसा कि हम लोगों को डर था कि इस दुनिया में जाओ वैन की तरह और भी कई सारे लोग होना काफी ज्यादा मुश्किल है, जो केवल अपनी एस्थेटिक मेडिटेशन के साथ ही अपनी कल्टीवेशन को पूरी कर सकते हैं और साथ ही बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपनी पैरामोडियल एनर्जी को खुद से ही पॉलिश कर सकते हैं। जिसकी वजह से स्कूल के पूरे स्टूडेंट्स और टीचर का ध्यान जाओ वैन के ऊपर जाना ही था और हम लोगों को ऐसा लगने लगा था कि डेफिनेटली जाओ वैन के पीछे कोई न कोई यहाँ पर जरूर आएगा। पर जाओ वैन के टैलेंट और कैपेबिलिटीज को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उसे प्रैक्टिस टेस्ट में नंबर 1 पर आने में कोई भी दिक्कत होगी, पर अनएक्सपेक्टेडली। जिसके बाद हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की जाओ वैन को चैलेंज करने के लिए आई होती है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर कोई जाओ वैन को चैलेंज करने के लिए आया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक लड़की है, ये तो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसको अभी स्कूल में आए हुए 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ है। सच में ये तो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। जाओ वैन उस लड़की के सामने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए खड़ा हो चुका था और इस लड़की का नाम आजिन है। जाओ वैन आजिन से बोलता है कि हम लोग आज से पहले कभी मिले हैं, पर आजिन जाओ वैन के क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं देती और उसे कहती आ जाओ, चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी
ताकत है। ये देखकर जावेन भी गुस्से में आ जाता है और वो आजिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर कोई भी होल्ड बैक नहीं करने वाला, तो चलो देखते हैं तुम्हारा क्या होता है। आजिन जावेन को उसके ऊपर अटैक करता हुआ देखती है पर वो अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलती। पर जैसे ही जावेन आजिन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है तो आजिन अपनी एक किक से जावेन को नॉकआउट कर देती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और बातें करते हुए कहते हैं क्या इस लड़की ने जावेन को एक ही किक में नॉकआउट कर दिया है। सच में ये लड़की तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। आखिर इस लड़की का नाम क्या है। जिसके बाद सीन फिर से हमारे टीचर क्यू बाई के ऊपर आ जाता है और वो आगे कहते हैं आजिन डेफिनेटली ये सब उसी की वजह से हुआ है। जब से जावेन आजिन से एक ही मूव के अंदर हार गया था उसके बाद से जावेन की पूरी मोटिवेशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अब वो केवल सोता है और गेम खेलता है। और अगर वो कहीं सो नहीं रहा होगा तो वो जरूर गेम खेल रहा होगा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है। जिसके बाद सीन फिर से जावेन के ऊपर आ जाता है जो अभी भी गेम खेल रहा होता है और वो गेम खेलकर कहता है सच में आज तो मुझे मजा आ गया, मेरा जैकपॉट लगा है। क्योंकि जावेन को चींटी को मारने के बाद उसे एक एक्सप्लोजन क्रिस्टल मिला होता है और जैसे ही जावेन का अवतार उस क्रिस्टल को उठाता है तभी रियल वर्ल्ड में जावेन की बॉडी उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। जिसके बाद नरेटर हमें मोबाइल की गेम के बारे में बताता है कि ब्लड से बने हुए अवतार के क्रिएट हो जाने के बाद जैसे ही अवतार गेम के अंदर किसी भी तरीके की पैरामोडियल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो सारी की सारी एनर्जी गेम से निकलकर प्लेयर की हो जाती है। जिसकी वजह से प्लेयर अपनी खुद की एबिलिटीज को भी राइज कर सकता है और अपग्रेड कर सकता है। और यही नहीं, इस मोबाइल के अंदर ही गेम खेलने की वजह से प्लेयर वो चीजें भी देख सकता है जो वो रियल दुनिया में सीधे तरीके से नहीं देख सकता। फिर हमें जावेन के रेगुलर 1 महीने गेम खेलने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके स्टेट्स काफी ज्यादा कम होते हैं पर अब उसके स्टेट्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। और जावेन गेम को खेलते हुए अपने मन में सोचता है अगर मैं यहाँ पर केवल एस्थेटिक मेडिटेशन के साथ अपनी कल्टीवेशन करता तो मुझे डर है कि यहाँ पर हजारों साल के बाद भी मैं इतनी ज्यादा स्पीड में अपनी कल्टीवेशन को प्रोग्रेस नहीं कर पाता। पर इस गेम के क्रिस्टल के पॉपअप हो जाने की वजह से मुझे एक रिग्रेट होता है कि मैं इसको रियल लाइफ के अंदर बाहर नहीं निकाल सकता। वरना सोचो अगर मैं गेम के अंदर से इन लो लेवल के क्रिस्टल्स को बाहर भी निकाल पाता तो शायद मैं इनको बेच सकता था जिसकी वजह से मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं अपनी लाइफ को कंफर्टेबली भी जी सकता हूँ। अब हमें फिर से गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अवतार के सामने एक रेड म्यूटेटेड एंट आ जाती है जो कि पहले से काफी ज्यादा बड़ी और रेड कलर की थी। वो तेजी से आते ही जावेन के अवतार के ऊपर अटैक कर देती है पर जावेन का अवतार के अटैक से पहले ही जंप कर साइड में कूद जाता है जिसकी वजह से वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जावेन अपने सामने एक रेड म्यूटेटेड एंट को देखकर थोड़ी सी टेंशन में आ जाता है और साथ ही अपने मन में सोचता है एक रेड म्यूटेटेड एंट एक नॉर्मल एंट से बहुत ज्यादा फास्ट और पावरफुल होती है पर जितना समय मेरे पास है उतने समय में मैं इसको हरा तो सकता हूँ। पर यहाँ पर एक दिक्कत है कि यहाँ पर उसके साथ और भी कई सारे नॉर्मल एंट्स हैं इसलिए मैं एक साथ इन सबसे नहीं लड़ सकता। पर तभी जावेन वहाँ पर किसी के आने के पैरों की आवाज सुनता है जो उसी की तरफ ही बढ़ रहे थे। जावेन वहाँ पर उस लड़की को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और साथ ही वो अपने मन में सोचता है इस लड़की का नाम तो जाओ रियोक्सी है पर क्या ये मुझे ही देख रही है। डैम इट, मेरा टाइम खराब हो गया। जिसके बाद वो अपने गेम पर फोकस करने लगता है और साथ ही अपने मन में आगे सोचता है अगर यहाँ पर फैंग रियोक्सी को मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया तो शायद यहाँ पर मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। पर मैं इस बैटल के दौरान इस गेम को एग्जिट भी नहीं कर सकता। मेरे लिए तो ये एक बहुत ही बड़ी मुसीबत की बात है। इसलिए जावेन सबको छोड़कर फिर से अपने गेम पर फोकस करना चालू कर देता है। पर तभी फैंग रियोक्सी जावेन की तरफ देखते हुए कहती है आखिरकार जावेन मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जावेन उसकी तरफ देखकर कहता है क्या आखिर तुम मुझसे बात कर रही हो। और साथ ही वो अपने मन में सोचता है ठीक है अगर ये मुझे देख भी रही है तो इसको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई गेम अट्रैक्टेड हूँ। फैंग रियोक्सी जावेन से बोलती है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगे जिससे हम लोग ग्रेजुएशन एग्जाम के लास्ट प्रैक्टिकल टेस्ट को दे सके। जावेन उससे कहता है कि सच में तुम तुम्हारी टीम के अंदर मुझे इनवाइट कर रही हो पर आखिर तुम मेरे साथ टीम अप क्यों करना चाहती हो, मैं तो पूरी तरह से कचरा हूँ। फैंग रियोक्सी जावेन से बोलती है असल में हम लोग कॉम्बैट टेस्ट में हमारा बेस्ट देकर बेस्ट स्कोर बनाना चाहते हैं जिसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग टीममेट्स की जरूरत है और यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो जावेन गेम पर ध्यान देते हुए उससे कहता है तो तुम्हारा मतलब वो है जो मैं 1 महीने पहले था। ये सुनकर रियोक्सी गुस्से में चिल्लाते हुए जावेन से बोलती है ये मेरा ओपिनियन है कि तुम अभी भी वही हो और अभी भी तुम वही इंसान हो जिसको मैं पूरे स्कूल में अपना राइवल समझती हूँ। तो जावेन रियोक्सी से पूछता है कि आखिर आज इन कौन सी पोजीशन पर है। तो रियोक्सी उससे पूछती है क्या तुम इसके बारे में नहीं पता पर आज इन हमारे स्कूल से कब की ट्रांसफर होकर जा चुकी है। ये सुनकर जावेन भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और कहता है क्या मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता पर मुझे इतना पता था कि आज इन मॉडल क्लास को सरपास कर चुकी है। जो
सुनकर रियोक्सी उससे कहती है उसका आना और इस तरीके से चले जाना बहुत ही ज्यादा अजीब सा था। ये देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि वो केवल यहाँ पर स्पेशली तुम्हें हराने के लिए आई थी, और मुझे तो ये लगा था कि शायद तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो और तुम दोनों के बीच में दुश्मनी है, जिस वजह से वो सेटल करने के लिए यहाँ पर आई थी। पर ज़ाओ वैन अजिन के बारे में सोचते हुए कहता है कि वो लड़की काफी ज्यादा अजीब सी थी। जिसके बाद वो रियोक्सी से कहता है कि नहीं, मैं उसको कभी भी नहीं जानता था। हम लोगों की लास्ट फाइट से पहले मैंने उसको कभी भी नहीं देखा था, तो हम लोगों के बीच में कोई भी दुश्मनी कैसे हो सकती है। तो अब इसलिए मैंने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया है। तो रियोक्सी उससे कहती कि ये सब छोड़ो और टीम के बारे में बताओ, आखिर तुम्हारा क्या आंसर है। तो ज़ाओ वैन उससे कहता है कि अगर तुम्हें इस सबसे कोई भी दिक्कत नहीं है तो मुझे तुम्हारे साथ टीम अप करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके बाद रियोक्सी वहां से जाते हुए कहती है कि ठीक है, हम लोगों के बीच में अब डील हो चुकी है और मैंने तुम्हारे अलावा 2 और टीममेट्स को ढूंढ लिया है। यहाँ पर 4 लोगों की टीम को एक साथ टेस्ट देना होगा, इसलिए हम चारों को एक साथ ट्रेनिंग करनी होगी, जिससे हम लोग एक दूसरे के बारे में और भी अच्छे तरीके से जान सके और हमारी टीम वर्क को एक दूसरे के साथ अच्छे से परफेक्ट कर सके, जिससे रियल कॉम्बैट टेस्ट में हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। जो बोलकर रियोक्सी वहां से जाने लगती है और गेम के अंदर ज़ाओ वैन उस म्यूटेटेड एंट को हरा देता है। फिर उस म्यूटेटेड एंट के मरने के बाद उसका क्रिस्टल नीचे गिर जाता है, जिसको उसका अवतार जल्दी से उठाने की कोशिश करने लगता है। पर जैसे ही ज़ाओ वैन का अवतार उस क्रिस्टल को उठाता है तभी वहाँ पर और भी कई सारी म्यूटेटेड एंट आ जाती हैं, जो उसके ऊपर अटैक कर उसको हरा देती है, जिस वजह से ये गेम यहीं पर खत्म हो जाता है। ज़ाओ वैन गेम के खत्म हो जाने के बाद वो उठता है और कहता है अब इसे छोड़ो, मैं घर जाकर इसके स्टेटस देखूंगा कि आखिर मेरा क्या हुआ। पर जैसे ज़ाओ वैन खड़ा होने लगता है तभी उसके मोबाइल के अंदर से एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इसलिए ज़ाओ वैन उस एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा होता है, पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है ये क्रिस्टल सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से ज़ाओ वैन को ऐसा लगता है कि जरूर उस क्रिस्टल के अंदर एक लेजेंडरी वीटा स्किल होगी। पर इस चीज से वो काफी ज्यादा कंफ्यूज भी होता है कि आखिर एक एंड के अंदर वो स्किल कैसे हो सकता है। इसलिए ज़ाओ वैन जल्दी से अपने फोन के ऊपर अपनी ब्लड ड्रॉप को डालकर स्टेटस चेक करने लगता है और देखता है, और जैसे ही ज़ाओ वैन अपने स्टेटस को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके स्टेटस पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और साथ ही उसके पास एक वीटा स्किल भी आ चुका था। पर साथ ही ज़ाओ वैन अपने पास विटालिटी स्किल को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, जो कि एक 7th रैंक का डिवाइन माइटी फिस्ट होता है। जिसके बाद सीन अब अगले दिन स्कूल के बाद का होता है, जहाँ पर रियोक्सी अपने दोनों टीममेट से ज़ाओ वैन को मिलवाते हुए कहती है कि मैं तुम लोगों से कोई भी मजाक नहीं कर रही हूँ, ज़ाओ वैन हम लोगों का 4th टीममेट होगा। यहाँ पर इस लड़के का नाम लीजी और दूसरे लड़के का नाम जियांग डोंग है। लीजी ज़ाओ वैन का सुनकर रियोक्सी से बोलता है कि हमें पता है कि ज़ाओ वैन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसने 1 महीने से ज्यादा से कोई भी प्रैक्टिस नहीं करी है, इसलिए मुझे डर है कि उसको उसी कंडीशन में वापस पहुंचने के लिए काफी ज्यादा समय लगेगा। पर हमारा गोल कॉलेज एंट्री एग्जाम के रियल कॉम्बैट टेस्ट में ग्यूडी स्कूल के फर्स्ट प्लेस पर आना है, और इसीलिए मुझे डर है कि ज़ाओ वैन हमारे लिए एक बेस्ट पर्सन नहीं है। जिसके बाद जियांग डाओ रियोक्सी से बोलता है कि जियांग ई के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, वो और मैं काफी लंबे समय से दोस्त हैं, क्यों न मैं उसको हमारी टीम के लिए बुलाकर लेकर आ जाऊं। वहीं पर खड़ा हुआ ज़ाओ वैन उसकी बातें सुनकर अपने मन में सोचता है ये कॉलेज एंट्री एग्जाम के रियल कॉम्बैट टेस्ट सच में एक बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। अगर एग्जाम खराब होता है तो वो हमारी पूरी लाइफ पर इफेक्ट करता है, इसी टेस्ट के ऊपर हमारी पूरी लाइफ निर्भर करती है, जिसकी वजह से स्कूल में हमारी पोजीशन बनती है और हमें जॉब मिलती है, और यहाँ तक हम अपर क्लासेस में भी जाने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये लोग यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गर टीममेट को ढूंढ रहे हैं, और इसके अलावा एक स्ट्रॉन्गर टीममेट के होने की वजह से तुम्हारी पर्सनल सेफ्टी भी सिक्योर हो जाती है। इसलिए इन लोगों का इस तरीके से रिएक्ट करना बिल्कुल नॉर्मल है। रियोक्सी उन दोनों की बात सुनकर कहती है कि ज़ाओ वी एक आउटस्टैंडिंग पर्सन है, पर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ज़ाओ वैन हम लोगों के लिए एक बेस्ट पर्सन है। तो जियांग डाओ रियोक्सी से बोलता है चलो ऐसा है तो करते हैं। ज़ाओ वैन अगर मैं तुम्हारे यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ तो तुम मुझे नहीं लगता कि बुरा मानोगे, और वैसे भी हम सभी जानना चाहते हैं कि ज़ाओ वैन हमारी टीम के अंदर सुटेबल है या नहीं, वो सब इस रिजल्ट के ऊपर ही निर्भर करता है। तो रियोक्सी उससे पूछती है कि आखिर तुम इसकी स्ट्रेंथ को किस तरीके से टेस्ट करना चाहते हो। तो जियांग डाओ बड़े ही अच्छे से उससे कहता है ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम तीनों में से सबसे ज्यादा वीकेस्ट मैं हूँ, अगर ज़ाओ वैन यहाँ पर मुझे हरा देगा तो वो हमारी टीम के अंदर एंट्री भी कर सकता है और उसे मैं इस तरीके से कभी बुली भी नहीं करूंगा। तो बताओ आखिर तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा। ज़ाओ वैन जियांग डाओ की बात सुनकर रियोक्सी से बोलता है मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, पर फाइट करने से यहाँ पर एक रिस्क है, अगर हम लोगों में से कोई भी इंजर्ड हो जाता है तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे टीममेट का इंजर्ड होना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल की बात है। तो जियांग डाओ उससे कहता है कि स्कूल के अंदर एक स्टंट टेस्टर है, पर
वो सिर्फ नंबर्स बताएगा जो काफी ज्यादा बोरिंग है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर हमारे फिस्ट से फाइट करें और देखते हैं कि यहाँ पर कौन लूजर है और कौन विनर। आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? जियांग डाओ की बात सुनकर रियोक्सी अपने मन में सोचती है जियांग डाओ यहाँ पर थंडरबोल्ट टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा है, जिसकी वजह से उसके पास जो विटेलिटी स्किल है वो किसी भी चीज को तबाह करने की स्पेशलिटी अपने पास रखती है। और उसकी पावर के साथ उसके पास एक थंडरबोल्ट विटेलिटी स्किल है जो कि उसके लिए काफी ज्यादा पावरफुल और यूजफुल हो सकता है। पर यहाँ पर देखा जाए तो ज़ाओ वैन की कल्टीवेशन अभी सफरिंग में चल रही है और ज़ाओ वैन ने कभी भी विटेलिटी क्रिस्टल के साथ कोई भी कल्टीवेशन नहीं की है। और ज़ाओ वैन के घर में भी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी खराब है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसके पास कोई विटेलिटी स्किल हो सकती है। पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि ज़ाओ वैन आखिर इस चीज के लिए रिस्पॉन्स कैसे करता है। तो ज़ाओ वैन जियांग डाओ की बात सुनकर कहता है कि स्कूल के अंदर एक स्ट्रेंथ टेस्टर है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, चलो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जियांग डाओ ज़ाओ वैन से बोलता है क्या हुआ, क्या तुम डर गए? तो ज़ाओ वैन सिर खुजाते हुए अपने मन में सोचता है मैं तो बस इसीलिए डर रहा हूँ कहीं मैं अपने एक पंच से तुम्हें जान से मार न डालूं। जिसके बाद वो लोग स्कूल में लैब के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर एक स्ट्रेंथ टेस्टर रखा हुआ था। ज़ाओ वैन और जियांग डाओ दोनों ही जाकर आगे खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर जियांग डाओ ज़ाओ वैन से कहता है तो बताओ सबसे पहले तुम जाना चाहते हो या मैं आगे जाऊं? तो ज़ाओ वैन उससे कहता है कि जैसा तुम चाहो। तो जियांग डाओ उससे कहता है कि ठीक है सबसे पहले मैं आगे जाता हूँ। जिसके बाद जियांग डाओ आगे जाकर उस मशीन के ऊपर पंच करता है, जिसकी वजह से स्क्रीन के ऊपर पावर लेवल 7 आ जाता है। इसका मतलब जियांग डाओ की करंट पावर लेवल 7 पर है। और इसे देखकर ज़ाओ वैन अपने मन में सोचता है स्ट्रेंथ टेस्टर और मोबाइल गेम के स्ट्रेंथ स्टार में थोड़ा सा ही फर्क है, पर ये इतना भी ज्यादा कोई खास नहीं है। और साथ ही ज़ाओ वैन अपने मन में सोचता है कि मेरे इस मिस्टीरियस मोबाइल मिलने से पहले मेरी स्ट्रेंथ केवल 7 पर ही थी। जिसके बाद जियांग डाओ ज़ाओ वैन को आगे बुलाते हुए कहता है प्लीज अब आगे आओ। जिसके बाद हमें इस रूम के अंदर से लाइट आती हुई दिखती है और बाहर कॉरिडोर के अंदर टीचर क्यूब आई उस लाइट को निकलता हुआ देखकर अपने मन में सोचते हैं आखिर दिन के इस समय टेस्टिंग रूम के अंदर कौन हो सकता है। इसलिए टीचर क्यूब आई हल्का सा गेट खोलकर चेक करते हैं कि अंदर कौन है और वो वहीं से छुपकर देखने लगते हैं कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। टीचर क्यूब आई उन लोगों को वहाँ पर स्ट्रेंथ टेस्टर को इस्तेमाल करता हुआ देखकर अपने मन में सोचते हैं मैं इस तरीके से जाकर उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। पर रुको, आखिर वहाँ पर कौन पंच करने वाला है? ये तो ज़ाओ वैन है। फिर जैसे ही ज़ाओ वैन स्ट्रेंथ टेस्टर के ऊपर पंच करता है तो सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि ज़ाओ वैन के पंच की पावर लेवल 10 थी। टीचर क्यूब आई भी पावर लेवल 10 देखकर थोड़े से हैरान होते और कहते हैं कि ये तो 10 है, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद टीचर क्यूब आई अपने आप से ही बातें करते हुए कहते हैं इसका मतलब ज़ाओ वैन ने अपनी प्रैक्टिस को बीच में नहीं छोड़ा था, यानी असल में वो हमेशा क्लास के अंदर इसलिए सो जाया करता था क्योंकि वो अकेले में ये हार्ड ट्रेनिंग किया करता होगा। यानी जैसा कि फॉर्मल प्रिंसिपल ने सोचा था वैसा ही है, एक इमॉर्टल क्लास जिसकी स्ट्रेंथ 10 है। मुझे तो डर है कि पूरे स्कूल के अंदर ज़ाओ वैन की मैच का कोई भी नहीं हो सकता। रियोक्सी भी ज़ाओ वैन की पंच करने की वजह से काफी ज्यादा हैरान होती है और वो अपने मन में सोचती है ये तो 1 इंच पंच था। यहाँ पर ज़ाओ वैन ने सच में एक 1 इंच पंच का इस्तेमाल किया था, पर इसमें अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। यानी यहाँ पर ज़ाओ वैन बिना किसी वेटिलिटी स्किल का इस्तेमाल किए भी 10 स्कोर कर सकता है। ये तो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। पर जियांग डाओ को ये देखकर गुस्सा आता है और वो ज़ाओ वैन पर चिल्लाते हुए कहता है ठीक है तुम पास हुए, पर ऐसा मत सोच लेना कि फाइट में तुम मुझसे जीत सकते हो, यहाँ पर तुम गलत हो। जिसके बाद वो ज़ाओ वैन को धक्का देकर उसे कहता है कि साइड हो जाओ, अब मैं अपने वेटिलिटी स्किल को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो लीजी जियांग डाओ को देखकर कहता है कि ये लड़का सच में काफी ज्यादा जिद्दी है। जिसके बाद हमें जियांग डाओ को दिखाते हैं जो अपने विटेलिटी स्किल को इस्तेमाल करने के लिए अपने फिस्ट के अंदर थंडर बोल्ट को कलेक्ट करता है। जिसके बाद वो अपने विटेलिटी स्किल थंडर फिस्ट को इस्तेमाल करता है, जिससे जियांग डाओ की पावर लेवल 11 आती है। जियांग डाओ ये देखकर कहता है तो बताओ कैसा रहा? तो ज़ाओ वैन उसे कहता है कि वेरी गुड, सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छा था। जिसके बाद ज़ाओ वैन स्ट्रेंथ टेस्टर को देखने लगता है और अपने मन में कुछ सोचता है। तो जियांग डाओ उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या देख रहे हो? अगर तुम ये नहीं कहना चाहते तो ठीक है, पर तुम्हें मुझसे हारने के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। पर ज़ाओ वैन जियांग डाओ से बोलता है कि अगर मैंने इस मशीन को तोड़ दिया तो मुझे स्कूल में पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे ना। तो जियांग डाओ अपनी छाती ठोकते हुए कहता है कि इसकी चिंता मत करो, अगर सच में तुम यहाँ पर इस मशीन को तोड़ देते हो तो मैं तुम्हारे लिए इसको फुल पे करूंगा, तुम्हें इसका 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़ाओ वैन अपनी बाएं चढ़ाकर तैयार हो जाता है और उसे कहता है ठीक है तो चलो इसके लिए तैयार हो जाओ। टीचर क्यूब आई भी ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि ज़ाओ वैन के अंदर से एनर्जी रिलीज होना चालू हो चुकी थी। जियांग डाओ ज़ाओ वैन को देखते हुए अपने मन में सोचता है ज़ाओ वैन को अपने ऊपर कुछ जरूरत से ज्यादा ही भरोसा है। ये मशीन स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए ही बनाई गई है और भले ही ये एक पुराने वर्जन की स्ट्रेंथ टेस्टर है, पर फिर भी इसकी लास्ट लिमिट 20 तक है। यहाँ पर केवल कुछ ही हाई स्कूलर्स है जो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम रेट तक पहुँच सकते हैं, पर वो चाहकर भी इसे नहीं तोड़ सकते। अब यहाँ पर ज़ाओ वैन अपने विटेलिटी स्किल डिवाइन माइटी फिस्ट को इस्तेमाल करने वाला था, जिसकी वजह से उसके फिस्ट के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती
होती है, जिसको देखकर रियोक्सी भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या सच में ज़ाओ वैन के पास एक विटेलिटी स्किल है। जिसके बाद ज़ाओ वैन अपनी विटेलिटी स्किल को इस्तेमाल करते हुए स्टंट टेस्टर के ऊपर पंच करता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी मशीन के अंदर से चिंगारियां निकलना चालू हो जाती हैं और वो पूरी की पूरी मशीन फूक जाती है, यानी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। ये देखकर टीचर क्यूबाई और वो तीनों भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ज़ाओ वैन वहाँ पर एक स्टाइल में पोज देकर खड़ा हुआ होता है। टीचर क्यूबाई ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरानी के साथ बोलते हैं इस स्ट्रेंथ टेस्टर की लिमिट 20 थी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 20 स्ट्रेंथ वाला इसको बड़े ही आसानी से तोड़ सकता है। इसको तोड़ने के लिए कम से कम तुम्हारे पास रैंक 8 या 9 की विटेलिटी स्किल होना जरूरी है, जिसके साथ ही कोई स्ट्रेंथ टेस्टर को तोड़ सकता है। पर तभी टीचर क्यूबाई को पुराने प्रिंसिपल की वो बात याद आती है जहाँ पर उन्होंने ये कहा था केवल इस दुनिया में दो प्रकार के ही जीनियस हुआ करते हैं, एक वो जिसमें ज़ाओ वैन आता है और दूसरे जिसमें दूसरे जीनियस आते हैं। अब ज़ाओ वैन मशीन को तोड़ने के बाद जियांग डाओ के पास आकर उससे कहता है तुमने पहले ही कहा था कि अगर मैं इस मशीन को तोड़ दूंगा तो तुम्हें इसके सारे पैसे देने होंगे। तो जियांग डाओ उसको मस्का लगाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहता है कि हाँ मेरे भाई, इसके लिए मैं सारा का सारा पे करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी हम लोग बहुत ही लंबे समय से क्लासमेट्स हैं और अब तो हम लोग एक टीम में भी हैं, इसलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रियोक्सी भी ज़ाओ वैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद शाम को ज़ाओ वैन स्कूल से निकलते हुए अपने फादर को कॉल कर उनसे कहता है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम रियल कॉम्बैट टेस्ट इस हफ्ते के बाद शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैं चाहकर भी आपके साथ नहीं जा सकता। जिसके बाद ज़ाओ वैन अपने फादर से पूछता है कि हमारे घर के क्लोजेट के अंदर एक मेटल कुकी का बॉक्स रखा हुआ था, उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? तो ज़ाओ वैन के फादर उससे कहते हैं क्या एक कुकी बॉक्स? तो ज़ाओ वैन अपने फादर को कुकी बॉक्स की डिटेल देते हुए कहता है कि हाँ वो एक स्क्वायर मेटल बॉक्स है जो कि लगभग 30 सेंटीमीटर का होगा और उसके ऊपर एक कार्टून बियर भी बना हुआ है। ज़ाओ वैन के फादर बॉक्स की डिटेल सुनकर उससे कहते हैं कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, उस बॉक्स के ऊपर एक लिटिल बियर का कार्टून बना हुआ है। असल में जब मैं छोटा था तो मैं वो कुकीज काफी ज्यादा खाया करता था, पर आज के समय में उस ब्रांड के कुकीज मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मुझे उस बॉक्स के बारे में याद नहीं रहा। और उस छोटे से कुकी बॉक्स के अंदर एक फोन रखा हुआ था, पर आखिर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो ज़ाओ वैन अपने फादर से पूछता है हाँ मैं उस फोन के बारे में ही बात कर रहा हूँ, क्या वो फोन आपने ही उसी के अंदर रखा था? ज़ाओ वैन के फादर फोन का सुनकर ज़ाओ वैन से कहते हैं क्या तुम उसी फोन के बारे में बात कर रहे हो जिसका व्हाइट मेटलिक केस है और साथ ही उसकी स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैक है और उसके ऊपर कोई भी ऑन ऑफ की बटन नहीं है? तो ज़ाओ वैन उससे कहता है कि हाँ मैं उसी फोन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या वो फोन आपका है? तो ज़ाओ वैन के फादर उससे कहते हैं कि नहीं वो मेरा नहीं है, वो तुम्हारे ग्रैंडफादर का है। अगर तुम उसके बारे में मुझसे कोई बात नहीं करते तो मैं तो उसके बारे में कब कब भूल चुका था। ज़ाओ वैन अपने ग्रैंडफादर के बारे में सुनकर कहता है क्या क्या वो ग्रैंडफादर का ट्रेजर था? आखिर वो उन्हें कहाँ से मिला था? तो ज़ाओ वैन के फादर ज़ाओ वैन को उसके ग्रैंडपा के बारे में बताते हैं और कहते हैं असल में तुम्हारे ग्रैंडपा एक कारपेंटर थे और वो लकड़ियों का बहुत सारा काम किया करते थे। वो लकड़ियों की चीजें बनाकर उन्हें मॉडिफाई कर उन्हें बेच दिया करते थे। पर तुम्हारे ग्रैंडपा को गुइडी के एंशिएंट सिटी में काम मिला था, जहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडपा एंशिएंट सिटी के अंदर 1 साल से भी ज्यादा से काम कर रहे थे। पर अचानक से एक दिन उन्हें एंशिएंट सिटी के अंदर एक सूखा सा कुआं मिलता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट आ रही थी। तुम्हारे ग्रैंडपा के साथ काम करने वाले सभी वर्कर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग आधी रात के समय काम कर रहे थे और उस कुएं के अंदर से बहुत ज्यादा रोशनी देखकर उन लोगों की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। पर जैसे ही वो उस कुएं के अंदर से उस चीज को निकालते हैं तो उन्हें एक वुडन का बॉक्स मिलता है जिसके अंदर से ये लाइट आ रही थी। पर जैसे ही तुम्हारे ग्रैंडपा उस वुडन बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर ये मोबाइल पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उन लोगों को ऐसा लगा था कि इस मोबाइल के चालू होने की वजह से मोबाइल की लाइट उस कुएं से बाहर आ रही थी, पर शायद उसकी बैटरी के खत्म हो जाने की वजह से अब वो बंद हो चुका है। पर उसके अंदर कोई भी ऑन ऑफ करने की बटन नहीं थी और न ही उसके अंदर कोई चार्जिंग पोर्ट था, जो देखकर तुम्हारे ग्रैंडपा और बाकी सभी काफी ज्यादा उदास हो गए थे और उन लोगों को ऐसा लगने लगा था कि किसी ने यहाँ पर उनके ऊपर प्रैंक करने के लिए एक खराब मोबाइल उस कुएं के अंदर फेंक दिया था और इसी वजह से किसी ने भी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आखिर में तुम्हारे ग्रैंडपा ने उसको घर पर लाकर डाल दिया था। पर वो फोन पूरी तरह से टूटा हुआ था जिसको चालू नहीं किया जा सकता था और मैं तो उस मोबाइल को शॉप पर रिपेयर करने के लिए भी लेकर गया था। तब मैं काफी ज्यादा यंग था और इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं उसको ठीक करवा लेता हूँ तो मैं उसको बेचकर कुछ सिगरेट्स खरीद सकता हूँ। पर मोबाइल रिपेयर शॉप वाले ने कहा कि ये पूरी तरह से बेकार है, इसलिए मैंने उसे कुकी बॉक्स के अंदर रखकर वहीं के वहीं छुपा दिया था और मैंने ये सोचा था कि मैं उसको इस तरीके से बेचकर कुछ पैसे कमा सकता हूँ। पर फिर मैं उस कुकी बॉक्स को क्लोजेट में रखकर वहीं पर भूल गया। पर आखिर तुम उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जिसके बाद ज़ाओ वैन अपने फादर से कहता है इसका मतलब वो फोन कभी भी चालू नहीं हुआ था और साथ ही वो अपने मन में सोचता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ कि उस समय पर आपको इस मोबाइल के बदले कोई भी सिगरेट नहीं मिली, वरना आज आप यहाँ पर बैठकर रो रहे होते। जिसके बाद ज़ाओ वैन के फादर उससे कहते हैं क्या हुआ, क्या तुमने उस मोबाइल को चालू कर लिया है? पर काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है इसलिए मुझे नहीं पता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, या वो टूट
चुका था या उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा कर लो, पर मैंने तुम्हें शादी के बारे में पहले ही बता दिया था, इसलिए अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम यहाँ पर आना चाहते हो या नहीं। जो बोलकर जावेन के फादर फोन रख देते हैं और जावेन अपने मन में सोचता है, यानी ये मोबाइल एंशिएंट सिटी के एंशिएंट वेल के अंदर पड़ा हुआ था, तो सबसे पहले मुझे इस रियल कॉम्बैट टेस्ट को पूरा करना होगा, जिसके बाद मैं एंशिएंट सिटी में जाकर उस लोकेशन के बारे में देखता हूँ कि आखिर वो वेल कहाँ पर था। शायद मुझे वहाँ पर कुछ और चीजें भी इसके बारे में जानने को मिल सकती हैं। पर तभी जावेन को याद आता और वो कहता है कि मैं तो अपने फादर से ये पूछना ही भूल गया, क्या तुमने किसी को बाहर ऑफेंड किया था। और बस जावेन अपने रूम के अंदर आकर गेम खेलता है, क्लास के अंदर सो जाता है, फिर ट्रेनिंग करता है, फिर और गेम खेलता है, और ऐसे ही करते हुए उसे कुछ दिन बीत जाते हैं। जिसके बाद स्कूल के अंदर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कॉरिडोर में भागते हुए लड़के एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी वो लड़का एक लड़के से टकरा जाता है जिसके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी तरीके का प्रिंस हो। वो लड़का जमीन पर गिर जाता है, तभी उसका दोस्त आकर उससे कहता है क्या तुम ठीक हो। वो लड़का दूसरे लड़के से कहता है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि उसका और काफी ज्यादा इंटेंस होता है। जिसके बाद वो लड़का वहाँ से आगे निकल जाता है, तो वो लड़के आपस में बातें करते हुए कहते हैं सच में वो तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। फिर उस प्रिंस जैसे लड़के के निकल जाने के बाद स्कूल की शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग डाओ जावेन के पास आकर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, पर मेरे एक दोस्त ने मुझे उसकी टीम के अंदर इनवाइट किया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब टीम अप नहीं कर सकता। जो बोलकर जियांग डाओ वहाँ से भाग जाता है और जावेन ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान अपने मन में सोचता है जियांग डाओ यहाँ पर टीम से क्विट कर रहा है, तो शायद रियोक्सी के पास कोई बैकअप प्लान होगा, पर शायद इस समय पर किसी टीममेट को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिसके बाद जावेन ली ही के पास जाता है और उसे बताता है क्या तुम्हें पता है कि जियांग डाओ टीम क्विट कर जा चुका है। पर ली ही भी जावेन से बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हारे साथ रियल कॉम्बैट टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो जावेन उससे कहता है कि क्यों, आखिर क्या हुआ। तो ली ही उससे कहता है कि ये मत पूछो, पर प्लीज मुझे माफ कर देना। जिसके बाद जावेन रियोक्सी के पास जाता है जहाँ पर रियोक्सी भी जावेन से कहने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, पर जावेन उसके बोलने से पहले ही उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, पर ठीक है कोई बात नहीं। रियोक्सी ये जानकर काफी उदास होती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। तो जावेन उससे कहता है कि यहाँ पर मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, शायद यहाँ पर ऐसा कोई है जो मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है, जिसकी वजह से तुम लोग भी यहाँ पर मुसीबत में पड़ गए हो। फिर जावेन रियोक्सी को समझाते हुए कहता है कि जल्दी से जाओ और अपने लिए एक दूसरा टीममेट ढूंढ लो, अभी तुम्हारे पास समय है जिससे तुम एक अच्छा स्कोर बना सको, वरना तुम्हारे लिए मुझे बुरा लगेगा। तो रियोक्सी वहाँ से जाते हुए जावेन से कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता कि आखिर तुमने किसको ऑफेंड किया है, पर सच में जिसको भी तुमने ऑफेंड किया है उसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, इसलिए प्लीज तुम संभल कर रहना। जो बोलकर रियोक्सी वहाँ से चली जाती है और जावेन भी वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है। जावेन ये सब सोचते हुए कॉरिडोर के अंदर चले रहा होता है, पर तभी पीछे से टीचर क्यूब आई जावेन को आवाज देकर उसे अपने ऑफिस के अंदर बुलाते हैं। जिसके बाद उसे सारी स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि वॉरलॉर्ड गवर्नमेंट की एक हायर पोजीशन है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग पावर रखती है, उसका रियल नाम टियान जाओ है, क्या सच में तुम उसे नहीं जानते। तो जावेन टीचर क्यूबाई से कहता है कि नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर टीचर क्यूबाई भी थोड़े से कंफ्यूज होते और कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा अजीब है। तो आखिर वो एक स्कूल का इंस्पेक्शन करते हुए अपने नाम का इस्तेमाल कर एक हाई स्कूल का क्रिटिसाइज क्यों करना चाहता है। जावेन टीचर क्यूबाई से पूछता है कि आखिर ये टियान जाओ असल में कौन है। तो टीचर क्यूबाई जावेन को बताते हैं कि अर्थ फेडरेशन 4 भागों में बांटी हुई है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, और टियान जाओ जो कि वॉर लॉर्ड है वो काफी ज्यादा यंग है और वो एक ऊंची फैमिली से आया है। वो केवल अभी 20 साल का है, उसके बाद भी उसने आर्मी के अंदर एक हाई पोजीशन को अचीव कर लिया है। टियान जाओ ईस्ट एरिया मिलिट्री का एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है और साथ ही वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। सब सुनने के बाद जावेन कहता है कि टियान जाओ ने मेरे खिलाफ और कुछ भी किया है। तो टीचर क्यूबाई उसे बताते हैं कि ऐसा नहीं है, पर अगर उसने कहा कि तुम सही इंसान नहीं हो तो जिसने भी वॉरलॉर्ड से कोई भी उधार लिया है या फिर फेवर लिया है वो लोग इस चीज को काफी ज्यादा सीरियस ले लेंगे। जावेन उनकी बात सुनकर चिल्लाते हुए कहता है अगर वो एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है तो क्या उसे इतना भी नहीं पता कि उसके इस तरीके के शब्द एक हाई स्कूलर की जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं, और कि वॉरलॉर्ड का अजिन के साथ भी कोई रिलेशन है। तो टीचर क्यूबाई उससे कहते कि शायद हम लोग इसके बारे में बाद में पता लगा ही लेंगे, पर यहाँ पर सबसे जरूरी ये है कि अभी तुम जाकर एक टीममेट को ढूंढो और कॉम्बैट टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करो। इसकी डेडलाइन केवल परसों तक की है, इसलिए तुम और भी ज्यादा डिले नहीं कर सकते, और इस बार तुम्हारी टीममेट्स कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए। तो जावेन उनकी बात सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तो टीचर क्यूबाई उससे कहते हैं हमारे स्कूल में एक लिजुयान नाम का स्टूडेंट है, अगर वो तुम्हारे साथ टीम अप करने के लिए तैयार हो जाता है तो शायद कोई भी तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी नहीं कर सकता, पर यहाँ पर सब के बदले में तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके लिए गुड स्कोर बनाना होगा जिससे वो इस रियल कॉम्बैट टेस्ट में नंबर 1 पर आ सके। तो जावेन टीचर से कहता है आपका ये मतलब है कि मुझे यहाँ पर ली जुयान के बदले में लड़ना होगा। तो टीचर क्यूबाई
क्यूबाई उसे कहते हैं, भले ही तुम यहाँ पर अपनी टीम के अंदर नंबर 1 पर नहीं आ सकते, पर ये तो रियल कॉम्बैट टेस्ट में पार्टिसिपेट ना करने से काफी ज्यादा अच्छा है। टीचर क्यूबाई की बात सुनकर ज़ाओ वैन टीचर से कहता है, प्लीज मेरी ली जुयान से कांटेक्ट करने में मेरी मदद कीजिए। जिसके बाद ज़ाओ वैन स्कूल से बाहर आ जाता है और वो अपने फादर को कॉल कर उनसे पूछता है कि आप किसी टियान ज़ाओ नाम के लड़के को जानते हैं। तो उसके फादर उससे कहते हैं कि हाँ, आखिर तुम्हें ये कैसे पता चल गया कि टियान ज़ाओ तुम्हारा बड़ा भाई है। ये सुनते ही ज़ाओ वैन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है, क्या मेरा बड़ा भाई? तो ज़ाओ वैन के फादर उसे बताते हैं कि टियानज़ू ज़ाओ लैन का लड़का है और अगर मैं यहाँ पर जियांग लैन से शादी करने वाला हूँ तो ये सीधी सी बात है कि वो तुम्हारा बड़ा स्टेप ब्रदर हुआ और साथ ही यहाँ पर तुम्हारी एक यंगर सिस्टर भी है जिसका नाम आजिन है। ये बात सुनते ही ज़ाओ वैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने फादर से कहता है, क्या? जिसके बाद वो अपने फादर से पूछता है कि आखिर आपका टियानज़ाओ के साथ रिलेशनशिप कैसा है। तो ज़ाओ वैन के फादर उसे बताते हैं कि टियानज़ाओ और उनकी लड़की दोनों ही मेरी काफी ज्यादा इज्जत करते हैं। तो ज़ाओ वैन अपने मन में सोचता है, अगर ऐसा है तो वो लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हैं? शायद ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने दिल से इस मैरिज को अप्रूव नहीं किया हो और उन लोगों को मेरे डैड और मुझसे दिक्कत हो। जिसके बाद ज़ाओ वैन अपने घर की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है, सबसे पहले आजिन ने मेरे स्कूल में आकर मुझे हरा दिया था। जिसके बाद टियानज़ाओ के एक सेंटेंस की वजह से मैं कॉलेज एंट्री एग्जाम देने से बिल्कुल रह ही जाता। इसका मतलब तो यही है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। अगर मैं एक एपिक स्टेज का एक्सपर्ट होता तो वो लोग मेरे साथ ऐसा कुछ भी करने की सोच भी नहीं सकते थे। फिर ज़ाओ वैन अपने घर पहुंचकर रूम के अंदर आने के बाद लेट कर अपना गेम को खेलना चालू करता है और कहता है, यहाँ पर कुछ दिनों से रेगुलर म्यूटेटेड एंट्स ही आ रही हैं, पर जिसको सबसे पहले मैंने काउंटर किया था पर उसके बाद से किसी भी म्यूटेटेड एंट ने कुछ भी नहीं गिराया है। पर तभी जैसे ही वो एक म्यूटेटेड एंट को हराता है उसके पास एक एग गिर जाता है, जिसको देखकर ज़ाओ वैन का अवतार उसको उठाने के लिए जाता है और ज़ाओ वैन उसको देखकर सोचता है, आखिरकार मुझे कोई ड्रॉप तो मिला। और ज़ाओ वैन उस एग को देखते हुए कहता है, ये तो एक कंपेनियन बीस्ट एग है, इसका मतलब अब मेरे पास भी खुद का एक कंपेनियन बीस्ट होने का चांस है। पर मॉर्टल लेवल के कंपेनियन बीस्ट काफी ज्यादा रेयर होते हैं। नॉर्मली सभी लेजेंडरी स्टेज के बीस्ट होते हैं या फिर किसी हायर क्लास के कंपेनियन बीस्ट होते हैं। पर चलो देखते हैं कि मुझे क्या मिलता है। जो बोलकर ज़ाओ वैन का अवतार उस एग को उठाने लगता है और जैसे ही ज़ाओ वैन का अवतार उस एग को टच करता है तो उसके अंदर से एनर्जी निकलकर ज़ाओ वैन के अवतार के अंदर चली जाती है, जिससे ज़ाओ वैन का अवतार उस कंपेनियन बीस्ट के साथ कनेक्ट होना चालू हो जाता है। और रियल वर्ल्ड में ज़ाओ वैन को एक रेगुलर आवाज आती है कि कसम खाओ कि तुम मुझे मरते दम तक फॉलो करोगे, कसम खाओ कि तुम मुझे मरते दम तक फॉलो करोगे। जिसके भी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था ज़ाओ वैन को म्यूटेटेड एंट को मार देने के बाद उसे एक कंपेनियन बीस्ट एग मिलता है और कंपेनियन बीस्ट के ज़ाओ वैन से कनेक्ट होने की वजह से ज़ाओ वैन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। पर थोड़ी ही देर बाद वो कंपेनियन बीस्ट सक्सेसफुली हैच हो जाता है और ज़ाओ वैन के हाथ पर उसका मार्क भी आ जाता है। जिसके बाद ज़ाओ वैन अपने कंपेनियन बीस्ट को समन करने के लिए अपने घर के आसपास की सभी खिड़कियां लगा देता है। फिर जैसे ही ज़ाओ वैन उसको समन करता है तो सबसे पहले उसका स्टेट एक ग्लव के तौर पर उसके हाथ पर आ जाता है। जिसके बाद ज़ाओ वैन की उस म्यूटेटेड एंट को समन करने पर वो काफी ज्यादा स्कैरी लग रहा था, जिसको देखकर ज़ाओ वैन कहता है, गेम में ये काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था पर रियल में तो ये काफी ज्यादा स्कैरी है। जिसके बाद सीन अगले दिन पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर टीचर क्यूबाई ज़ाओ वैन को ली जुयान के पास लेकर जा रहे होते हैं और उसे रास्ते में बताते हैं कि ली जुयान का कैरेक्टर काफी फेकू टाइप का है पर वो एक बुरा इंसान नहीं है। तुम यहाँ पर केवल टेस्ट देने के लिए जा रहे हो, इसलिए किसी भी बात को अपने दिल पर मत लेना। तो ज़ाओ वैन टीचर से कहता है कि टीचर, आपको इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जिसके बाद टीचर क्यूबाई ज़ाओ वैन को ली जुयान के पास लेकर चले जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों ली फैमिली के मेंशन के बाहर खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर एक मेड आकर उनको वेलकम करती है और कहती है कि ली फैमिली के सेकंड यंग मास्टर आप लोगों को अंदर वेट कर रहे हैं। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर वो ली जुयान को देखते हैं कि वो तो लड़कियों के साथ बैठकर एंजॉय कर रहा था। ली जुयान टीचर को देखकर कहता है कि आइए बैठिए और मेरे साथ ड्रिंक कीजिए, पर टीचर क्यूबाई उससे कहते हैं कि नहीं शुक्रिया, मेरी आफ्टरनून में कुछ क्लासेस है इसलिए मुझे जाना होगा। पर वो ली जुयान को ज़ाओ वैन से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं कि इस लड़के का नाम ज़ाओ वैन है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये फिजिकल टेस्ट में स्कोर करने में तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करेगा। तो ली जुयान टीचर से कहता है कि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने बोला है तो मैं इसे अपनी टीम के अंदर ज्वाइन जरूर करूंगा और यहाँ पर एक अच्छा स्कोर करना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद टीचर क्यूबाई ली जुयान से बोलते हैं, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं फिर से स्कूल जा रहा हूँ, तुम और ज़ाओ वैन यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के बारे में बैठकर बातें कर सकते हो। फिर टीचर क्यूबाई वहाँ से जाते हुए ज़ाओ वैन से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए रजिस्ट्रेशन के सारे काम कर दूंगा, तुम यहाँ पर कुछ दिन रहो और ली जुयान के साथ फेमिलियर हो जाओ।
जिससे तुम्हें प्रैक्टिकल टेस्ट देने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो जाओ वैन टीचर क्यू बाई को उसके लिए इतनी मदद करता हुआ देखकर कहता है, टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर टीचर क्यू बाई वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ली जुयान जाओ वैन से कहता है, तो तुम्हारा नाम ही जाओ वैन है। मैंने पहले तुम्हारे बारे में कई सारी बातें सुनी थी कि तुम तो स्कूल के नंबर 1 जीनियस हो। तो जाओ वैन अपना चेहरा खुजाते हुए कहता है कि वो सब रूमर्स हैं, इसलिए तुम उन सब चीजों को इतना ज्यादा सीरियस मत लेना। जो सुनकर ली जुयान भी कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था, क्योंकि ग्यूडी जैसे छोटे से स्कूल में आखिर एक रियल जीनियस कैसे हो सकता है। अगर तुम सच में एक रियल जीनियस होते तो आज तुम एक ही मूव में नहीं हरा पाती। जिसके बाद ली जुयान जाओ वैन से आगे कहता है, टीम वर्क और कोऑपरेशन ट्रेनिंग दोनों के बारे में भूल जाओ, तुम बस हम लोगों को फॉलो करना और हमारे लिए कोई भी परेशानी खड़ी मत करना। तो जाओ वैन गेम को खेलते हुए कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। जिसके बाद ली जुयान जाओ वैन से पूछता है, क्या तुम ड्रिंक करते हो? अगर तुम ड्रिंक करते हो तो यहाँ से किसी भी ड्रिंक को ले सकते हो और साथ ही तुम किसी भी लड़की को ले सकते हो जो भी तुम्हें पसंद हो। पर जाओ वैन अपने गेम पर फोकस करते हुए कहता है कि शुक्रिया, पर मैं वाइन नहीं पीता। ली जुयान जाओ वैन को इस तरीके से देखते हुए सोचता है, ये तो मेरी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा, सच में ये तो काफी ज्यादा एरोगेंट है। इसलिए वो यहाँ पर इसे मजा चखाने के लिए एक लड़की के कान में जाकर कहता है कि जाकर जाओ वैन को सेड्यूस करो। जो सुनकर वो लड़की हंसते हुए कहती है कि सच में तुम तो काफी ज्यादा बुरे हो। फिर वो लड़की उठकर जाओ वैन के पास जाकर उसको सेड्यूस करते हुए अपने चार्म्स दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। जिसके लिए सबसे पहले वो लड़की जाओ वैन के पास जाकर उससे पूछती है, क्या सच में ये गेम काफी ज्यादा फनी है? तो जाओ वैन उससे कहता है कि हाँ ये काफी ज्यादा फनी है। फिर वो लड़की जाओ वैन के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, क्या ये मुझसे भी ज्यादा फनी है? पर हमारा जाओ वैन इसका कोई भी जवाब नहीं देता। ये देखकर वो लड़की उसके चेहरे को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, मेरी तरफ देखो। पर तभी गेम के अंदर एक सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग एंट आ जाती है, जिसको देखकर जाओ वैन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। पर वो लड़की जाओ वैन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश में लगी होती है और कहती है, गेम को छोड़ो और चलो हम लोग कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग करते हैं, जो इस गेम से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। पर जाओ वैन तो गेम में लगा हुआ होता है और वो अपने मन में सोचता है, इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा फास्ट है और इसे फाइट करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। पर तभी वो लड़की जाओ वैन के चेहरे को पकड़कर उसकी तरफ खींच लेती है और कहती है कि जरा मेरी तरफ देखो। जिसकी वजह से जाओ वैन को उस लड़की के ऊपर गुस्सा आ जाता है और तभी गेम के अंदर वो एंट जाओ वैन को मारने वाली होती है, जो देखकर जाओ वैन गुस्से में उस लड़की को धक्का दे देता है और कहता है कि मुझे गेम खेलने दो। वो लड़की भी जाओ वैन का ये रिएक्शन देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि तुम कमीने कहीं के। और ली जुयान भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, जिससे उसकी हंसी भी नहीं रुकती और उसकी ड्रिंक भी फैल जाती है। वहाँ पर बैठी हुई बाकी लड़कियां भी ये देखकर जोर जोर से उस लड़की के ऊपर हंसने लगती हैं। पर जाओ वैन उस लड़की की वजह से यहाँ पर हार जाता है। ये देखकर जाओ वैन काफी ज्यादा उदास होता है और कहता है कि मैं हार गया। और ली जुयान जाओ वैन को देखते हुए कहता है कि सच में ये लड़का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद सीन आधी रात का होता है, जहाँ पर पार्टी कर ली जुयान एक लड़की के साथ अपने रूम के अंदर सो रहा होता है। पर तभी वो कुछ नोटिस करता है, उसे किसी की आवाज आती है और हमें बाहर दिखाते हैं कि जाओ वैन तब से ही उस सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग एंट को मारने की कोशिश में लगा हुआ था। पर वो सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग एंट बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए जाओ वैन बहुत कोशिश करने के बाद भी उससे नहीं जीत पाता और वो एंट हर बार जाओ वैन को बड़े ही आसानी से हरा देती है। फिर कई बार हारने के बाद जाओ वैन कहता है, मैं इसे पूरी रात से हराने की कोशिश कर रहा हूँ, पर एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इसे जीत सकूं। सच में ये सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग एंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर इसने अभी तक लेजेंडरी लेवल को अचीव नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि इसको हराना नामुमकिन है, पर सबसे पहले मुझे इस पर अटैक करना होगा। पर मुझे कैसे भी कर इस पर सबसे पहले अटैक करना होगा। मेरा डिवाइन माइटी फिस्ट इस सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग एंट को बहुत ज्यादा हैवी डैमेज दे सकता है। पर ये चार्ज था। जाओ वैन अपना एग्जाम देने के लिए एंशिएंट सिटी के गेट के सामने आकर खड़ा हो गया था, जहाँ पर वो ली जुयान और बाकी लोगों का वेट कर रहा था। पर तभी जाओ वैन का फोन अजीब तरीके से बीप बीप करने लगता है। पर जाओ वैन के देखने पर उसे ये समझ में नहीं आता कि उसका फोन पहले इस तरीके से वाइब्रेट नहीं करता था और ना ही उसके अंदर कोई कैमरे का ऐप था। फिर जाओ वैन थोड़ा बहुत सोचने के बाद इधर उधर की कहीं की फोटो लेने की कोशिश करता है,
पर जैसे ही एंशियंट सिटी के गेट पर बना हुआ मार्क उसके मोबाइल के अंदर कैप्चर होता है, तभी जाओवैन के मोबाइल के अंदर एक न्यू लोडिंग चालू हो गई थी, जिसके बाद जाओवैन के मोबाइल के अंदर एंशियंट सिटी का गेम अपीयर हो जाता है। और यहाँ पर जाओवैन बाकी लोगों का वेट कर रहा था, इसलिए वो कहता है कि जब तक मैं फ्री हूँ क्यों ना मैं इस गेम को खेल कर ट्राई कर लूँ। फिर जाओवैन अपने मोबाइल पर अपने ब्लड ड्रॉप डालकर अपने अवतार को क्रिएट कर इस न्यू गेम के अंदर भेज देता है, जहाँ पर डंजन के अंदर ओल्ड चाइनीज बिल्डिंग्स बनी हुई थी। ये देखकर जाओवैन कहता है यानी एंशिएंट सिटी का अंदर का हिस्सा इस तरीके का दिखता है। फिर जाओवैन के सामने एक स्केलेटन सोल्जर आ जाता है, जिसको देखकर जाओवैन बोलता है ये डायमेंशनल मॉन्स्टर एक स्केलेटन सोल्जर है। वो स्केलेटन सोल्जर जाओवैन के अवतार को देखते ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आने लगता है, पर जाओवैन का अवतार उसे डॉज करते हुए सोचता है भले ही ये सबसे पहले आकर मुझ पर अटैक कर रहा है, पर इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम है। जिसके बाद जाओवैन अपने डिवाइन माइटी फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए उस स्केलेटन सोल्जर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके अंदर से जाओवैन को एक स्किल स्टोन मिलता है, जो देखकर जाओवैन भी हैरान होता है और कहता है क्या सच में मेरे पहले मॉन्स्टर से लड़ने के बाद ही मुझे एक स्किल स्टोन मिल चुका है। जिसके बाद जाओवैन उस स्किल स्टोन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, पर जाओवैन के इस स्टोन को एब्जॉर्ब करने पर उसे ऐसा नहीं लगता जैसा उसे डिवाइन माइटी फिस्ट को लर्न करने में लगा था। यहाँ इस न्यू स्किल का नाम स्केलेटन पाम होता है, जिसका विटिलिटी नंबर 1 था। जाओवैन थोड़ा सा कंफ्यूज अपने मन में कहता है मुझे पता है कि ये विटिलिटी स्किल स्केलेटन सोल्जर्स के पास है, पर ये विटिलिटी स्किल बेसिकली काफी ज्यादा लो लेवल की स्किल है और इसकी विटिलिटी रैंक भी काफी ज्यादा कम है। जिसके बाद जाओवैन सोचता है कि शायद उसे अंदर और कुछ भी मिल सकता है, इसलिए वो डंजन के और अंदर जाने के लिए अपने म्यूटेटेड एंट को समन करते हुए बोलता है चलो डंजन के अंदर इस स्किल पाम की पावर को टेस्ट करते हैं। जिसके बाद जाओवैन म्यूटेटेड एंट के ऊपर सवार होकर डंजन के डीपेस्ट एरिया के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर जाओवैन के सामने और भी कई सारे स्केलेटन सोल्जर्स आते हैं और जाओवैन और म्यूटेटेड एंट बड़े ही आराम से उन सभी को हरा देते हैं। पर बहुत सारे स्केलेटन सोल्जर्स को हराने के बाद भी उन्हें कोई भी स्किल स्टोन या फिर कोई भी एनर्जी स्टोन नहीं मिलता, जो देखकर जाओवैन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है इतने सारे स्केलेटन सोल्जर्स को मारने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मुझे कोई और स्किल स्टोन नहीं मिलेगा। पर तभी जाओवैन अपने सामने ये देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने स्केलेटन सोल्जर्स के साथ अब उनका स्केलेटन जनरल भी था, जो कि स्केलेटन हॉर्स के ऊपर सवार था। स्केलेटन जनरल जाओवैन के अवतार को देखते ही तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है। इसकी स्पीड देखकर जाओवैन भी हैरान था और वो स्केलेटन जनरल बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो अपने एक ही अटैक से म्यूटेटेड एंट और जाओवैन के अवतार दोनों को ही मार डालता है, जिसकी वजह से जाओवैन का गेम ओवर हो जाता है। जिसके बाद जाओवैन अपने फोन को अपने पॉकेट में रखकर एंशिएंट सिटी के गेट की तरफ देख रहा होता है, पर तभी पीछे से हमें किसी को आता हुआ दिखाते हैं, जो कि कोई और नहीं आजिन थी। जाओवैन वहाँ पर आजिन को देखकर काफी हैरान होता है और कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पर आजिन वहाँ पर आते ही जाओवैन के सामने अपनी फिस्ट करती है, जिसको देखकर जाओवैन थोड़ा सा डर गया था। पर यहाँ पर आजिन जाओवैन से कहती है कि अंकल ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें ये लाकर दे दूं। अंकल का सुनकर जाओवैन समझ जाता है कि ये उसके फादर की बात कर रही है। आजिन यहाँ पर जाओवैन को पेन ड्राइव देते ही उसके हाथ में मोबाइल को देखकर कहती है भले ही यहाँ पर अंकल तुम्हारे ऊपर कितने भी एफर्ट इस्तेमाल कर ले, पर वो सब हमेशा बर्बाद ही रहेंगे। जिसके बाद आजिन वहाँ से जाते हुए कहती है जो लोग खुद से कुछ भी नहीं करना चाहते, भले ही उन्हें कितने भी अच्छे रिसोर्सेज क्यों न दे दिए जाए, वो सब केवल बर्बाद होते हैं। जिसके बाद आजिन आगे कहती है फ्यूचर में कभी भी ये बात मत कह देना कि तुम हमारी फैमिली से बिलोंग करते हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई भी कचरा हमारी फैमिली के अंदर नहीं हो सकता। पर जाओवैन उसकी बात सुनकर कंफ्यूजन के साथ अपने मन में कहता है मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी फैमिली का कोई हिस्सा बनना चाहता हूँ, शायद तुम जरूरत से ज्यादा सोचती हो। जिसके बाद जाओवैन उस पेन ड्राइव को देखते हुए सोचता है
कि आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है। पर तभी पीछे से ली जुयान जाओ वैन को आवाज देता है और ली जुयान यहाँ पर अपने दोनों टीममेट्स को लेकर आ गया था। ली जुयान जाओ वैन के पास पहुंचते ही उन दोनों को बताता है कि टीचर ने मुझसे कहा था, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ। पर साथ ही वो उन लोगों से कहता है कि ये केवल हम लोगों के साथ चलेगा और हमारे लिए कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं करेगा। जो सुनकर जाओ वैन उदास होते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, पर साथ ही अपने मन में सोचता है ऐसा करने से मेरी ही एनर्जी बचेगी। जिसके बाद रेड जैकेट वाला लड़का ली जुयान से बोलता है, ब्रदर आपको इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिटी के अंदर ज्यादा कोई टैलेंट नहीं है, पर ऐसी जगह पर मैं अकेला ही काफी हूँ। जो सुनकर ली जुयान ये बात अपने पे ले लेता है तो ब्लैक टोपी वाला लड़का जिसका नाम जियांग बाओ है वो आगे आकर कहता है, हम लोग यहाँ पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। जो बोलकर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और जाओ वैन उन लोगों को देखकर बोलता है, ये देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये मुझे इनसे इंट्रोड्यूस करवाने वाला है। जैसा मैंने सोचा था, ये दोनों केवल इसके लिए टूल्स हैं। जिसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि सभी पार्टिसिपेंट्स गेट के पास जल्दी से पहुंच जाएं, क्योंकि उनका एग्जाम जल्दी ही शुरू होने वाला है। और रियोक्सी यहाँ पर एक लड़की के साथ टीममेट कर आई हुई होती है, जो रियोक्सी से बोलती है कि एग्जाम जल्दी ही शुरू होने वाला है, इसलिए हम लोगों को जल्दी से गेट पर पहुंच जाना चाहिए। इसलिए वो लोग जल्दी से गेट पर पहुंचने लगते हैं, जहाँ पर रियोक्सी जाओ वैन को देखती है तो जाओ वैन रियोक्सी को देखकर उसे थम्स अप देता है। जो देखकर रियोक्सी अपने मन में कहती है कि इसकी तो मुझसे ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद एंशिएंट सिटी का गेट खुल जाता है और उसके अंदर से एग्जामिनर निकलकर बाहर आकर कहते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर अपना एग्जाम देने के लिए एंशिएंट सिटी के अंदर स्केलेटन सोल्जर्स को मारकर उनके कोर क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना होगा और उन्हीं का इस्तेमाल कर तुम्हारे पॉइंट्स को कैलकुलेट किया जाएगा। जिसके बाद सभी लोग अंदर जाना चालू करते हैं और जैसे ही जाओ वैन अंदर पहुंचता है तो उसकी आंख खुली की खुली रह जाती है और वो अंदर का सीन देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जैसे ही सभी पार्टिसिपेंट्स एंशिएंट सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर कई सारे स्केलेटन सोल्जर्स उनके सामने अपीयर होना चालू हो जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स उनको देखकर उनको मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और हमें जाओ वैन की टीम को भी दिखाते हैं, जहाँ पर जियांग बाओ और वो रेड जैकेट वाला लड़का बड़े ही आराम से स्केलेटन सोल्जर्स को मारते हुए आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। जो देखकर वहीं पर खड़ा हुआ जाओ वैन अपने मन में सोचता है, ये देखकर मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी चिंता करने की जरूरत है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है, यानी अब मेरे पास समय है जिससे मुझे जो शक है वो मैं पूरा कर सकता हूँ। जो बोलकर जाओ वैन अपने मोबाइल को बाहर निकाल लेता है और ली जुयान उसको देखते हुए कहता है, इसने फिर मोबाइल के अंदर गेम खेलना चालू कर दिया। क्या सच में इस लड़के के पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल है भी या नहीं? पर जैसे ही जाओ वैन अपने गेम को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान और दंग हो जाता है और कहता है, जैसा मैंने सोचा था, केवल गेट ही नहीं एंशिएंट सिटी की बिल्डिंग्स और गेम के अंदर का डंजन दोनों एक जैसे हैं। इसका मतलब गेम के डंजन के अंदर जैसा मैंने देखा था वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। जो देखकर जाओ वैन को स्केलेटन जनरल के बारे में याद आता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है, इसका मतलब यहाँ पर वो स्केलेटन जनरल भी होगा। पर वो गेम एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करते हुए देखता है, अभी हम लोग स्केलेटन जनरल से काफी ज्यादा दूर हैं और अगर हम लोग एग्जाम एरिया से दूर नहीं जाते तो शायद हम लोगों का उसके साथ कोई सामना भी नहीं होगा। जिसके थोड़ी ही देर बाद जियांग बाओ कहता है कि हमें एग्जाम एरिया के और अंदर तक जाना चाहिए। ये सुनते ही जाओ वैन बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। जिसके बाद वो रेड जैकेट वाला लड़का उसे समझाते हुए कहता है कि इस एरिया के सारे स्केलेटन सोल्जर्स को लगभग हरा दिया गया है और यहाँ पर स्केलेटन सोल्जर्स की मात्रा भी बहुत ज्यादा कम है और अगर हम लोगों को एक हाई स्कोर चाहिए तो हम लोगों को इस एरिया के और अंदर तक जाकर इसे और एक्सप्लोर करना होगा। पर तभी जाओ वैन ली जुयान को वार्न करते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को एग्जाम एरिया को छोड़कर जाना चाहिए, अंदर कोई न कोई खतरा हो सकता है। पर वो रेड जैकेट वाला लड़का कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है? अगर तुम डर रहे हो तो तुम यहीं पर रुक सकते हो। जिसके बाद वो रेड जैकेट वाला लड़का ली जुयान से आगे कहता है, यहाँ पर उन स्केलेटन सोल्जर्स की बहुत ज्यादा मात्रा कम है और वो लोग पूरे में फैले भी हुए हैं। अगर हम लोग को फर्स्ट प्लेस पर आना है तो हम लोगों को और भी ज्यादा स्केलेटन सोल्जर्स को मारना होगा, जिससे हमारे फर्स्ट प्लेस पर आना श्योर हो जाएगा। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।
हे गाइस, मैं हैप्पी मांगा टीवी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर उस पर कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि सभी लोग एंट्री एग्जाम देने के लिए एंशिएंट सिटी के अंदर पहुंच चुके थे, जहाँ पर जावेन एंशिएंट सिटी को अंदर से देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इसलिए वो जल्दी से अपना फोन निकालकर अपने गेम को चालू कर देखता है तो वो ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि गेम के डंजन का लेआउट और एंशिएंट सिटी का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम था। जिस वजह से जावेन ये चीज समझ जाता है कि जैसा गेम के अंदर हुआ था वैसा ही एंशिएंट सिटी के अंदर भी हो सकता है, जिसकी वजह से जावेन स्केलेटन जनरल से सामना होने के बारे में सोचकर काफी ज्यादा डर रहा था। पर वो सोचता है कि जब तक हम लोग एग्जाम एरिया के बाहर नहीं जाएंगे तब तक उससे हम लोग बहुत दूर हैं। पर तभी जियांगबा उन लोगों से कहता है कि हम लोगों को एरिया के और अंदर जाना चाहिए, जो सुनकर जाओमेन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो वो रेड जैकेट वाला लड़का उन लोगों को समझाता है कि हम लोगों को इस एरिया को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना होगा, जिससे हम लोगों का फर्स्ट प्लेस अश्योर हो जाएगा। और जियांगबा भी उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर किसी भी तरीके के एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं है, इसलिए हम लोगों को इस चीज की कोई भी चिंता करने की दिक्कत नहीं आएगी। लियान जाओ भी कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद वो जाओवेन से कहता है कि चलो चलते हैं, अगर यहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो जियांगबा और ये दोनों यहीं पर है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर जावेन काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो अपने मन में सोचता है, अब मैं इन लोगों को ये नहीं बता सकता कि एक अंदर मॉन्स्टर है जो हम लोगों का इंतजार कर रहा है। पर साथ ही जावेन आगे कहता है कि मुझे मोबाइल का इस्तेमाल कर स्केलेटन जनरल को मारने का कोई न कोई तरीका निकालना होगा, पर अगर यहाँ से हमको निकलना पड़ा तो मैं ली जियान को लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा। जिसके बाद जियांगबा और वो रेड जैकेट वाला लड़का आगे बढ़कर सभी स्केलेटन मॉन्स्टर्स को मारना चालू कर देते हैं और तेजी के साथ डीपेस्ट एरिया के अंदर जाने लगते हैं। वो रेड जैकेट वाला लड़का बड़े ही आराम से उन सभी मॉन्स्टर्स को हराए जा रहा था और जियांगबाओ भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए केवल एक एक पंच में ही उन सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा था। पर हमें पीछे की तरफ दिखाते हैं कि जाओवेन अपने मोबाइल को निकालकर गेम खेलना चालू कर देता है। पर वो जितने भी बार स्केलेटन जनरल के पास जाता है पर हर बार स्केलेटन जनरल उसे बड़े आराम से एक स्ट्राइक में हरा देता है, जिस वजह से जाओवेन काफी सारे टेंशन में होता है और कहता है कि सबसे काम नहीं चलने वाला। साइड में डॉज कर और जंप कर मैं स्केलेटन जनरल के चार्ज से नहीं बच सकता, वो तुरंत ही मुझे मार डालता है। पर साथ ही वो स्केलेटन जनरल के एसेंस एनर्जी स्किल को समझ लेता है और बोलता है, स्केलेटन जनरल अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं करता, वो केवल तभी अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है जब उसको चार्ज करना होता है। शायद ये स्केलेटन जनरल का एसेंस एनर्जी स्किल है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और बोलता है, अगर गलती से भी उसने हम लोगों को ढूंढ लिया तो वो तो हमें एक ही चुटकी में खत्म कर देगा। पर तभी जावेन अपने सामने की तरफ देखता है कि उस रेड जैकेट वाले लड़के ने स्केलेटन मॉन्स्टर को हराने के बाद उसके अंदर से एसेंस एनर्जी क्रिस्टल मिला था, जिसे लेकर वो रेड जैकेट वाला लड़का लू जियान के पास जाकर उसे वो दे देता है। तो ली जियान उसको लेते हुए कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था, तुमने अच्छा काम किया। जिसके बाद जावेन ली जियान के पास जाकर उसे बोलता है कि हम लोगों ने बहुत सारे स्केलेटन सोल्जर्स को मार दिया है और अब हमारा स्कोर भी बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, इसलिए अब हम लोगों को वापस चलना चाहिए। तो वो रेड जैकेट वाला लड़का उस पर चिल्लाते हुए कहता है, ये काफी नहीं है, तुम इतनी ज्यादा जल्दी क्यों है, और वैसे भी तुम तो यहाँ पर कोई काम भी नहीं कर रहे। और जियांगबाओ अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगर हम लोगों ने और भी कुछ लोगों को मार दिया तो हमारा फर्स्ट प्लेस पर आना गारंटीड हो जाएगा। जिसके बाद ली जियान अपने मोबाइल के अंदर ट्रैक कर बोलता है कि यहाँ पर कोई भी लेजेंडरी और हाई लेवल का डेमोनिक क्रीचर नहीं है, इसलिए और अंदर जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। पर तभी जावेन ली जियान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि रुक जाओ, क्या तुम्हें सिक्स्थ सेंस पर यकीन है? तो ली जियान भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि आखिर ये क्या कहना चाहता है सिक्स्थ सेंस। तो जावेन उसको समझाते हुए एक कहानी बनाता है और कहता है कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई खतरा आसपास है तो मेरा सिक्स्थ सेंस मुझे बताता है, जिसकी वजह से मुझे अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और इस बार ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर रेड जैकेट वाला लड़का जावेन से कहता है कि अब तुम ये मान लो कि तुम काफी ज्यादा डर रहे हो और यहाँ पर सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल कर एक कहानी बनाना काफी ज्यादा कमाल का है। जिसके बाद वो जावेन के पास आकर चिल्लाते हुए कहता है कि ली जियान यहाँ पर तुम्हें इसलिए लेकर आया है जिससे तुम अपना सिर उठाकर बाद में चल सको, और अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर नहीं आते हैं तो क्या इनकी कंसिक्वेंस
कॉन्सिक्वेंसेस तुम अपने हाथ में ले सकते हो। पर ज़ावेन उसको समझाते हुए कहता है कि ये एंशिएंट सिटी कोई भी छोटी जगह नहीं है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट इस एरिया को छोड़ने की हिम्मत नहीं करता। और वैसे भी हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स को ऑब्टेन कर लिया है, इसलिए अगर हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू और भी कई सारे मॉन्स्टर्स को मारते हैं तो भले ही हमारे पास एक एडवांटेज होगी, पर हम लोग ऐसे अननोन एरिया में जाकर अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डाले। जो सुनकर ली जुयान भी कहता है कि हाँ, तुमने एक सेंसेबल बात करी है। पर तभी ली जुयान के पीछे से उसके ऊपर एक अटैक होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और ये अटैक ली जुयान पर जियांग बाओ ने किया था। ये देखकर वो रेड जैकेट वाला लड़का उस पर चिल्लाने लगता है, तो जियांग बाओ उसको भी काफी ज्यादा घायल कर देता है और वो उसे कहता है कि मेरे काम में टांग मत अड़ाना। ली जुयान वहाँ पर घायल खड़ा हुआ जियांग बाओ से कहता है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे बड़े भाई ने तुम्हें यहाँ पर मुझे मारने के लिए भेजा होगा। पर साथ ही यहाँ पर ली जुयान इन्फिनिटी कंटेंट डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने घाव को हील कर लेता है। ये देखकर जियांग बाओ ली जुयान से कहता है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ली फैमिली का थर्ड यंग मास्टर, जो हमेशा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता फिरता है, उसने एक ऐसे स्किल को मास्टर किया होगा जिसके लिए वर्जिन रहना जरूरी है। जिसके बाद हमें इनविंसिबल कॉन्टेंट डिवाइन आर्ट के बारे में बताया जाता है, जैसे कि हर एक डायमेंशनल क्रीचर के अंदर से डायमेंशनल क्रिस्टल मिलता है, जिससे ऑब्टेन होने वाला एनर्जी एसेस स्किल अलग अलग होते हैं। और वैसे ही एसेस एनर्जी कल्टीवेशन भी एक तरीके की कल्टीवेशन मेथड होता है। एनर्जी एसेस कल्टीवेशन कल्टीवेटर की लिमिटेशन को बढ़ा देती है, जिसको कल्टीवेट करना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, और वो अपने कल्टीवेटर की लिमिट्स को बढ़ाकर मॉर्टल और लेजेंडरी को स्किप कर सीधे मिथिकल पर पहुंचा देती है, जिससे उसकी एसेंस एनर्जी स्किल सीधे मिथिकल पर पहुंच जाती है। जिसके बाद ली जुयान ज़ावेन को देखते हुए बोलता है कि जैसा मैंने सुना था कि इस स्किल को कल्टीवेट करने के लिए वर्जिन होना जरूरी है, और अगर आप एक बार वर्जिन नहीं रहे तो उसके बाद आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पर साथ ही वो इमेजिन करते हुए कहता है कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ली जुयान जैसा इंसान जो हमेशा लड़कियों के आगे पीछे घूमता है, वो इस तरीके के स्किल को भी कल्टीवेट कर सकता है। वो रेड जैकेट वाला लड़का जमीन पर घायल पड़ा हुआ जियांग बाओ को गाली देते हुए कहता है कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि तुम ली मुबाई के उसके भाई से डील करने में उसकी मदद करोगे। तो जियांग बाओ से कहता है कि जैसे एक माउंटेन के ऊपर दो शेर नहीं रह सकते, वैसे ही एक फैमिली के अंदर दो हेड भी नहीं रह सकते, और ये मेरी चॉइस है। ली जुयान जियांग बाओ से कहता है कि मैं कभी भी अपने बड़े भाई से नहीं लड़ना चाहता था, पर अब ये देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे पीछे हटना चाहिए। तो जियांग बाओ हंसते हुए उससे कहता है कि ना, इस सब का ब्लेम तुम अपने ऊपर दो, क्योंकि तुम एक पिग की तरह हो। जिसके बाद जियांग बाओ अपनी एनर्जी को अपने डैगर के अंदर स्टोर करते हुए ली जुयान के ऊपर एक स्लैश मारता है, पर ली जुयान उस स्लैश को अपने सामने आता हुआ देखकर बड़े आसानी से उसको डॉज कर लेता है। और फिर ज़ावेन और वो रेड जैकेट वाला लड़का ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जियांग बाओ के पास एक लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट होता है जिसका नाम एक्सप्लोसिव स्केल्ड स्नेक है। वो रेड जैकेट वाला लड़का ये देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि ये नामुमकिन है, आखिर एक मॉर्टल स्टेज के पास लेजेंडरी स्टेज का कंपेनियन बीस्ट कैसे हो सकता है। जिसके बारे में थोड़ी देर सोचकर ली जुयान कहता है कि ऐसा करने का केवल एक ही रास्ता है, जिससे मॉर्टल स्टेज के पास एक लेजेंडरी स्टेज का कंपेनियन बीस्ट हो सके। अगर वो इसे खुद से इंक्यूबेट ना कर किसी लेजेंडरी स्टेज के एक्सपर्ट से इसको इंक्यूबेट करवाए और बाद में अपने आप को ट्रांसफर करवा ले, जिससे मॉर्टल स्टेज का पर्सन भी एक लेजेंडरी स्टेज की कंपेनियन बीस्ट को अपने पास रख सकता है, भले ही इसमें उसकी जान भी रिस्क में क्यों न आ जाए। जो सुनकर जियांग बाओ से कहता है कि जैसा तुम्हारे बड़े भाई ने कहा था, सच में तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, इसलिए तुम्हें जरूर से मर जाना चाहिए। जो बोलकर जियांग बाओ फिर से ली जुयान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जैसे ही जियांग बाओ उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है, तभी ली जुयान उसको अपने हाथ से ही पकड़ लेता है। जो देखकर जियांग बाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमें सामने की तरफ दिखाते कि ली जुयान ने भी यहाँ पर अपने कंपेनियन बीस्ट का इस्तेमाल करना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से ली जुयान के हाथ पर एक आर्मर आ जाता है और फिर वो अपनी एनर्जी को स्टोर करते हुए जियांग बाओ के ऊपर अटैक करता है, जिससे जमीन भी शटर हो जाती है। जियांग बाओ बहुत दूर जाकर जमीन पर गिरता है, पर साथ ही वो ये देखकर हैरानी के साथ कहता है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास भी एक लेजेंडरी स्टेज का कंपेनियन बीस्ट है। इसका मतलब ली जुयान तुमने भी इसे गलत तरीके से ही ऑब्टेन किया है। तो ली जुयान अपने आर्मर को पूरी तरह से बाहर निकालते हुए उससे कहता है कि हम दोनों एक जैसे नहीं है, मैंने तुम्हारी तरह लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट को ऑब्टेन करने के लिए इस तरीके के क्रूल मेथड को इस्तेमाल नहीं किया। ली जुयान का ऑरा बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था, जिसकी वजह से जियांग बाओ काफी ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए वो जल्दी से कपकपाते हुए उठकर वहाँ से भागने लगता है। जो देखकर ली जुयान उससे कहता है, तुम यहाँ से जाना चाहते हो, पर क्या तुमने मुझसे परमिशन ली? जो बोलकर वो भी उसके पीछे भागने लगता है। दोनों को वहाँ से भागता हुआ देखकर ज़ावेन ली जुयान को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता था वहाँ पर स्केलेटन जनरल उन लोगों का वेट कर रहा होगा।
पर वो लोग बहुत ज्यादा स्पीड में आगे चले जाते हैं, जिनको देखकर जावेन वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। वो रेड जैकेट वाला लड़का जावेन को वहाँ पर रुकता हुआ देखकर उससे कहता है कि आखिर तुम किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ और ली जुयान की मदद करो। तो जावेन उससे कहता है कि सबसे पहले तुम जाओ, उसके बाद मैं आता हूँ। तो उस रेड जैकेट वाले लड़के को जावेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो खांसते हुए वहाँ से जाते हुए उससे कहता है, यहाँ तक ली जुयान तुम्हारे साथ इतने अच्छे से व्यवहार कर रहे थे और तुम उनकी मदद करने के लिए भी नहीं जा सकते। फिर वो वहाँ से भाग जाता है, पर जावेन अपने मन में सोचता है अगर मैं यहाँ पर चला भी जाऊंगा तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। ली जुयान जियांग बाओ दोनों के पास ही लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट है, पर मेरे पास नहीं। अगर इस तरीके से हम लोग उस मॉन्स्टर के सामने आ गए तो हम लोग श्योरली वहाँ पर मारे जाएंगे। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। हे गाइस, मैं हैप्पी मांगा टीवी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ली जुयान जियांग बाओ के पीछे भागना चालू कर देता है। ये देखकर जावेन उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, पर वो लोग काफी ज्यादा आगे निकल चुके थे, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा लेट हो गया था। ये देखकर वो रेड जैकेट वाला लड़का जावेन से कहता है कि अगर तुम क्यों रुक गए, जल्दी से जाओ और ली जुयान की मदद करो। पर जावेन उसी को जाने का बोल देता है, जिसकी वजह से उस रेड जैकेट वाले लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। पर जावेन ये जानता था कि ली जुयान और जियांग बाओ दोनों के पास लेजेंडरी बीस्ट था, पर उसके पास नहीं। इसलिए अगर वो ऐसे ही जाकर उस मॉन्स्टर के सामने आकर खड़ा हो जाएगा तो वो उन लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए जावेन ली जुयान की मदद करने के लिए फिर से अपने गेम को खेलना चालू कर देता है और साथ ही वो सोचता है कि मुझे कैसे भी कर स्केलेटन जनरल को हराने का कोई न कोई रास्ता ढूंढना होगा। अब जावेन का अवतार फिर से उस जनरल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जो देखकर स्केलेटन जनरल गुस्से में आ जाता है और तेजी से जावेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो जावेन घबराते हुए कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। अगर मैंने अभी भागना चालू किया और इसने मेरा पीछा करना चालू कर दिया तो मैं चाहकर भी इसके अटैक को डॉज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जैसे ही स्केलेटन जनरल जावेन के पास आकर उसके ऊपर अटैक करता है तो जावेन नीचे से स्क्रॉल करते हुए वहाँ से स्लाइड में जंप कर जाता है, जिसकी वजह से स्केलेटन जनरल के अटैक बार बार डॉज हो जाते हैं और बार बार जावेन नीचे झुककर उसके अटैक से बच जाता है। पर जैसे ही स्केलेटन जनरल फिर से जावेन के ऊपर अटैक करता है तो जावेन साइड में जंप कर उससे बच जाता है। अब जावेन को स्केलेटन जनरल के मूव के बारे में पता था, जिसकी वजह से वो बड़े ही आराम से उन सबको डॉज कर लेता है और जावेन कहता है कि जैसा मैंने सोचा था। पर तभी जावेन को बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा महसूस होता है, जिसकी वजह से जावेन घबराते हुए कहता है लगता है कि उन लोगों का सामना उसके साथ अभी हो चुका है। और तभी स्केलेटन जनरल जावेन को गेम के अंदर भी हरा देता है, जिसकी वजह से जावेन जल्दी से अपने मोबाइल को अपने पास रखकर कहता है कि मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे वहाँ पर जाकर कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। पर साथ ही वो कहता है कि जैसा मैंने गेम के अंदर देखा है, स्केलेटन जनरल भले ही बहुत ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, पर उसके स्केलेटन हॉर्स की वजह से उसको कई सारे ब्लाइंड स्पॉट्स मिल जाते हैं। अब बस मुझे उसका इस्तेमाल करते हुए कोई रास्ता निकालना होगा जिससे मैं स्केलेटन जनरल को हरा सकूं। जो बोलते हुए जावेन ली जुयान के पास भागना चालू कर देता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जावेन वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर उन दोनों की फाइट हुई थी। वहाँ पर पूरे में मलबा ही मलबा फैला हुआ था, जिसको देखकर जावेन कहता है यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि उन दोनों की यहाँ पर फाइट हुई थी, जरूर वो लोग आसपास ही होंगे। तभी जावेन अपने सामने की तरफ देखता है कि ली जुयान और रेड जैकेट वाला लड़का वहाँ पर खड़ा हुआ था। जावेन वहाँ पर आते ही उन लोगों से पूछता है क्या तुम लोग ठीक हो? तो वो रेड जैकेट वाला लड़का जावेन को वहाँ पर आता हुआ देखकर उससे कहता है आखिर तुम इतने लेट यहाँ पर कैसे आ सकते हो? तभी ली जुयान अपने सामने की तरफ देखते हुए कहता है अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो यहाँ पर देखकर ऐसा नहीं लगता कि चीजें काफी ज्यादा अच्छी हैं। और हमें सामने की तरफ स्केलेटन जनरल को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में भी था। जावेन अपने सामने रियल स्केलेटन जनरल को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है तो स्केलेटन जनरल रियल में इस तरीके से दिखता है, पर गेम के अंदर और रियल लाइफ में इसकी अपीयरेंस तो काफी ज्यादा डिफरेंट है। और तभी जावेन की नजर जियांग बाओ पर पड़ती है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है ये तो काफी ज्यादा अजीब है कि स्केलेटन जनरल जियांग बाओ के ऊपर अटैक नहीं कर रहा
और तभी उसका ध्यान उसकी आर्मर के ऊपर जाता है, जिसको देखकर वो कहता है शायद ये उस आर्मर की वजह से हो रहा है। पर साथ ही वो चुप हो जाता है, अपने मन में सोचता है अब मुझसे ये मत कहना है कि ये आर्मर भी एक लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट है। सच में ये अमीर लोग काफी ज्यादा कमीने होते हैं। जिसके बाद ज़ाओ वैन ली जुयान के मजे लेते हुए कहता है ये देखकर सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता है। और तभी स्केलेटन जनरल उन लोगों को देखते हुए कहता है इन्वेटर्स, घुसपैठियों को मारना जरूरी है। जो बोलते हुए स्केलेटन जनरल ली जुयान की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। ये देखकर ली जुयान जल्दी से उन दोनों को पीछे कर देता है और जल्दी से अपने सामने एक बहुत बड़ी शील्ड बनाकर एक आर्मर को क्रिएट कर लेता है। पर स्केलेटन जनरल का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उसकी शील्ड भी काम में नहीं आती और वो वहीं की वहीं टूट जाती है और उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से जमीन शैटर हो जाती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा ईयर बस्ट होता है, जिसकी वजह से रेड जैकेट वाला लड़का तोड़कर पीछे फेंका जाता है। ज़ाओ वैन उस रेड जैकेट वाले लड़के को देखकर पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो वो रेड जैकेट वाला लड़का खांसते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ली जुयान की जाकर मदद करो। और हमें सामने की तरफ दिखाते हैं कि ली जुयान ने स्केलेटन जनरल के स्पीयर को हाथ से ही रोका हुआ होता है, पर उसकी वजह से ली जुयान को भी काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। और तब जियांग बाओ भी ली जुयान के ऊपर अटैक कर देता है, पर ली जुयान उसे सही समय पर देखकर अपनी शील्ड से उसे रोक लेता है और साथ ही वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम वहाँ पर खड़े होकर इसे केवल देखने वाले हो। और जियांग बाओ भी स्कैरी लुक देते हुए हंसकर कहता है चलो मैं भी ये देखता हूँ कि आखिर तुम अकेले हम दोनों का सामना कब तक करते हो। जो बोलते हुए जियांग बाओ भी आगे आकर ली जुयान के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है, जिसकी अटैक की वजह से उसके आर्मर के ऊपर दरारें आ जाती हैं और ली जुयान के आर्मर के ऊपर क्रैक पड़ने की वजह से ज़ाओ वैन ये समझ जाता है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ली जुयान जल्दी ही यहाँ पर मारा जाएगा। इसलिए ज़ाओ वैन चिल्लाते हुए ली जुयान से बोलता है कि मैं इस मॉन्स्टर को हराने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें जियांग बाओ को हराने में कितना समय लगेगा। तो ली जुयान कहता है कि बस 2 मिनट, बस मुझे 2 मिनट चाहिए जिसमें मैं जियांग बाओ को हरा सकता हूँ। पर जियांग बाओ ये देखकर अपने मन में सोचता है कि एक मॉडल क्लास का इंसान स्केलेटन जनरल से लड़ना चाहता है। सच में ये बेवकूफ तो अपनी मौत को ही बुलावा दे रहा है, पर उसे क्या पता था कि हमारा ज़ाओ वैन बिल्ड डिफरेंट है। ज़ाओ वैन अपनी जैकेट को उतारते हुए सीधे स्केलेटन जनरल की तरफ भागना चालू कर देता और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर 2 मिनट देने के लिए तैयार हूँ। ज़ाओ वैन तेजी से भागकर स्केलेटन जनरल के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उसको उंगली दिखाते हुए प्रवोक करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उस स्केलेटन जनरल का ध्यान ज़ाओ वैन के ऊपर चला जाता है और वो ज़ाओ वैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा कूल लग रहा था। और हमारा ज़ाओ वैन एक बैड एस लग रहा था जो इतने बड़े मॉन्स्टर के सामने अकेला खड़ा हुआ था। स्केलेटन जनरल अपने स्पीयर के अंदर अपनी पावर को रिलीज करते हुए ज़ाओ वैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है, पर हमारे ज़ाओ वैन को पहले से ही गेम की वजह से स्केलेटन जनरल के अटैक पैटर्न के बारे में पता था, जिसकी वजह से वो बड़े ही आराम से उसको डॉज कर लेता है और अपने मन में कहता है कि ये गेम से ज्यादा अलग नहीं है। पर तभी वो स्केलेटन हॉर्स भी ज़ाओ वैन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे ज़ाओ वैन अपने आप को बाल बाल बचाता है। पर अगर गलती से ये हिट ज़ाओ वैन को लग जाता तो उसकी तो जिंदगी खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाती। ज़ाओ वैन भी स्केलेटन हॉर्स के इम्पैक्ट को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वो स्केलेटन जनरल ज़ाओ वैन के ऊपर अटैक करता है, तो ज़ाओ वैन साइड में क्रोल करते हुए उसे जंप कर आगे की तरफ भागने लगता है। साथ ही ज़ाओ वैन कहता है कि जैसे गेम के अंदर वो फिक्स अटैक करता है, पर रियल लाइफ स्केलेटन जनरल कोई भी फिक्स अटैक नहीं कर रहा। इसका मतलब रियल स्केलेटन जनरल बहुत ज्यादा एलीक है। तभी स्केलेटन जनरल फिर से ज़ाओ वैन के ऊपर अटैक करता है, पर ज़ाओ वैन फिर से क्रोल करते हुए उसको डॉज कर लेता है और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए स्केलेटन हॉर्स के ऊपर एक अटैक करता है और उसके इस अटैक की वजह से स्केलेटन हॉर्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो देखकर ज़ाओ वैन थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि इसके ऊपर तो मेरे अटैक की वजह से कोई भी खरोच तक नहीं आई। क्या सच में इस स्केलेटन जनरल का कोई वीक पॉइंट नहीं है? सामने से ये सब देख रहा वो रेड जैकेट वाला लड़का ये सब देखकर सोचता है बिना किसी कंपेनियन बीस्ट के स्केलेटन जनरल के ऊपर एक खरोच भी मारना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर जियांग बाओ ज़ाओ वैन को स्केलेटन जनरल का सामना करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, तो ली जुयान उसके ऊपर एक अटैक करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी दूसरी तरफ देखने की हिम्मत कैसे हुई जब तुम्हारी फाइट यहाँ पर चल रही है। ली जुयान जियांग बाओ के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाकर खड़ा हो जाता है, पर वो अपने आप को संभालते हुए ली जुयान को प्रवोक करते हुए कहता है कि आ जाओ, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि पहले मैं मरता हूँ या वो कचरा ज़ाओ वैन। ये देखकर ली जुयान कंटिन्यूसली उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देता है और कहता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि मुझे फिर से 2 in 1 वाली सिचुएशन में नहीं फंसना, इसलिए मुझे इस वेट से आर्मर को तोड़ना होगा जिसकी वजह से ऐसा कुछ भी ना हो पाए। इसलिए ली जुयान उस आर्मर के ऊपर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से उस आर्मर के ऊपर कई सारे क्रैक्स आ जाते हैं। ये देखकर जियांग बाओ भी समझ जाता है कि आखिर ली जुयान क्या करना चाहता है, इसलिए वो उसे गाली देते हुए अपने कंपेनियन बीस्ट को समन करता है।
और ये देखकर ली जुयान भी कहता है कि आखिरकार तुमने तुम्हारे कंपेनियन बीस्ट को समन कर ही लिया। पर ली जुयान जियांग बाओ के अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है कि मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर कितनी देर तक ट्रैप कर रख सकते हो। पर जियांग बाओ ली जुयान को ट्रैप के अंदर फंसाकर सीधे जाओ वैन के पास आ जाता है, उसके ऊपर पीछे से अटैक करने वाला होता है और कहता है अब मेरे पास इतना ज्यादा समय नहीं है, अब मुझे इस कचरे को यहाँ पर खत्म करना होगा। पर जाओ वैन उसकी प्रेजेंस को सेंस कर लेता है और जैसे ही वो स्केलेटन जनरल उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है तभी जाओ वैन उन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जो देखकर ली जुयान भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद जाओ वैन एक ओपनिंग देखकर अपनी डिवाइन माइटी फिस्ट के साथ जियांग बाओ के आर्मर के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी चीथड़े उड़ जाते हैं। और जियांग बाओ ये देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि जाओ वैन के पास भी एक कंपेनियन बीस्ट था। अब उस आर्मर की टूट जाने की वजह से स्केलेटन जनरल की नजरों में जियांग बाओ भी उसका एक इंट्रूडर बन जाता है, जिसकी वजह से वो अपने स्पीयर से उसको जान से मार डालता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।